हेलो फ्रेंड्स। केमिस्ट्री में अपना 5वां चैप्टर चल रहा था सरफेस केमिस्ट्री और उसमें हमने अधिशोषण कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक। सबसे पहले बर्जेलियस नामक साइंटिस्ट ने यह देखा कि कुछ बाह्य पदार्थों की उपस्थिति से अभिक्रिया का जो वेग है वो परिवर्तित होता है और फिर बाद में आगे चल करके उनको उत्प्रेरक नाम दिया गया। वास्तव में देखिए उत्प्रेरक क्या होते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं परिवर्तित नहीं होते। उन्हीं पदार्थों को कहा जाता है उत्प्रेरक। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर दें परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहें उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक चार प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। नंबर 1 धनात्मक उत्प्रेरक। नंबर 2 होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। नंबर 3 स्वतः उत्प्रेरक और नंबर 4 प्रेरित उत्प्रेरक। देखिए सबसे पहले है धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं? उत्प्रेरक किसे कहते हैं? उत्प्रेरक वो होता है जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर दे। कई बार अपन ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभिक्रिया के वेग को जो बढ़ाते हैं उनको उत्प्रेरक कहते हैं। नहीं, अभिक्रिया के वेग को कोई पदार्थ कम करने वाला हो तो उसको भी उत्प्रेरक ही कहेंगे हम। अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने वाले पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं, चाहे वो वेग को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। समझ गए? ध्यान रखना, केवल अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक नहीं है, कम करने वाले भी उत्प्रेरक ही होते हैं। फिर धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक वो होता है जो केवल अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। ठीक है, धनात्मक उत्प्रेरक किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि कर देते हैं। वेग को बढ़ाने वाले धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो फिर ऋणात्मक किसे कहेंगे? अभिक्रिया के वेग को कम करने वाले। ठीक है, एकदम सीधा सा है, वेग को बढ़ाने वाले धनात्मक, वेग को कम करने वाले ऋणात्मक। धनात्मक उत्प्रेरक है वो वेग को बढ़ाते किस प्रकार से? देखिए ये जैसे मान ले कोई रिएक्शन है A प्लस B, इनसे ये कोई मध्यवर्ती बन रहा है C और ये उत्पाद बन रहा है B। उत्प्रेरक क्या करते हैं? अभिक्रिया का पाथ, अभिक्रिया का रास्ता चेंज कर देते हैं, सक्रिय ऊर्जा कम करके उसका रास्ता ही बदल देते हैं। ये मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है बिना उत्प्रेरक के, हमने इसमें उत्प्रेरक डाला, धनात्मक उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक क्या करेगा? इस अभिक्रिया का जो रास्ता इस तरह से आ रहा है, इधर से होकर के आ रहा है इसका रास्ता, इस रास्ते को बदल देगा, इसकी सक्रिय ऊर्जा को कम कर देगा। ये देखिए किस तरह का नया रास्ता चुन देगा इसके लिए। पहले जो ज्यादा ऊर्जा वाला सक्रिय मध्यवर्ती बन रहा था उसकी जगह अब कम ऊर्जा वाला मध्यवर्ती बनेगा, तो सीधी सी बात है कम ऊर्जा वाला मध्यवर्ती बनेगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। और ऋणात्मक उत्प्रेरक इसका अपोजिट कर देते हैं, जो सक्रिय ऊर्जा होती है उसके मान को बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है। तो धनात्मक और ऋणात्मक एकदम सीधे से उत्प्रेरक है दोनों। अभिक्रिया वेग को बढ़ाने वाला धनात्मक, वेग को कम करने वाला ऋणात्मक। जैसे उदाहरण, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, इसका अपघटन होता है पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन। इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक होता है MnO2। धनात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण है MnO2 की उपस्थिति में पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन आसानी से हो जाता है। नॉर्मली अगर इस पोटेशियम क्लोराइड का अपन अपघटन करें तो 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। गर्म करना पड़ता है पोटेशियम क्लोराइड को कितने ताप तक? 600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ता है। लेकिन अगर आप मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो आपको मात्र 338 डिग्री सेल्सियस तक ही गर्म इसको करना पड़ेगा। कम ताप पर ही अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो यह धनात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण हो गया इस तरह से। या फिर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन, H2O2, इसका अपघटन होता है H2O प्लस O2। इसके लिए ये जो रिएक्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन, इस अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान होता है 36
सॉरी 76 किलो जूल प्रति मोल। लेकिन अगर हम इसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक मिला दें, कोलाइडी प्लेटिनम, तो सक्रिय ऊर्जा का मान 76 किलो जूल प्रति मोल से घट करके मात्र हो जाता है 56 किलो जूल प्रति मोल और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो ये भी एक धनात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण हो। ऋणात्मक उत्प्रेरक, यही उदाहरण ध्यान में रखिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्लेटिनम की उपस्थिति में अपघटन धनात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण है। प्लेटिनम इसके वेग को बढ़ा रहा है, समझ गए ना। और अगर इसी रिएक्शन में प्लेटिनम के स्थान पर हम ग्लिसरॉल मिला दें, यहां पर उत्प्रेरक हम क्या ले लें, ग्लिसरॉल अगर उत्प्रेरक ले लें तो ये ऋणात्मक उत्प्रेरक हो जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपघटन को प्लेटिनम बढ़ाता है, जबकि ग्लिसरॉल इसके अपघटन को कम कर देता है, यानी ये धनात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण हो जाएगा। और अगर यहां प्लेटिनम की जगह ग्लिसरॉल लिख देंगे तो यही ऋणात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण हो जाएगा। इसके अलावा और जैसे ऋणात्मक उत्प्रेरक के दूसरे उदाहरण देखते हैं, तो ये ध्यान में रख सकते हैं आप, धनात्मक में भी और ऋणात्मक में भी, दोनों के लिए। पेट्रोल का जो अपस्फोट होता है उसको कम करने के लिए उसमें एक उत्प्रेरक मिलाते हैं TEL, टेट्रा एथिल लेड। तो ये भी अपस्फोटन को कम करने के लिए मिलाते हैं, यानी ऋणात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण हो गया। पेट्रोल के अपस्फोटन को कम करने वाला उत्प्रेरक टेट्रा एथिल लेड। सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण, सोडियम सल्फाइड का सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकरण हो रहा है। इस अभिक्रिया के लिए एथिल अल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है। यह एथिल अल्कोहल इस अभिक्रिया के लिए ये कैसा उत्प्रेरक है, ऋणात्मक उत्प्रेरक है। एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण की दर को यह कम कर देता है। तो ये कुछ धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरकों के उदाहरण और इनकी परिभाषाएं नॉर्मली इजीली आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर उसके बाद में तीसरा उत्प्रेरक है स्वतः उत्प्रेरक। देखो नाम से पता चल रहा है स्वतः, यानी अभिक्रिया में अपने आप ही बनेगा। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद जैसे A प्लस बी की रिएक्शन से C प्लस डी उत्पाद बन रहे हैं, और इस रिएक्शन में ये जो उत्पाद बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं, इन प्रोडक्ट में से ही कोई सा एक प्रोडक्ट इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करे। जैसे ये जो D है, ये इस अभिक्रिया का मान लो उत्प्रेरक भी है ये D, तो ये D ही इसके लिए किसका काम कर देगा, उत्प्रेरक का। अर्थात आपको उत्प्रेरक मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। अभिक्रिया स्वयं अपना उत्प्रेरक बना रही है, स्वतः बना रही है, इसलिए इस उत्प्रेरक को हम कहते हैं स्वतः उत्प्रेरक। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित उत्पाद यदि उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण आपको ध्यान में रखना है, एस्टर का जल अपघटन। एस्टर का जल अपघटन, इसके लिए उत्प्रेरक होता है अम्ल, लेकिन उत्प्रेरक मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एस्टर के जल अपघटन से उत्पाद ही बनेगा अम्ल। देखिए क्या बनेगा, इसका जल अपघटन करवाएंगे तो इसके पास में ये बनेगा, एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा और एक बनेगा एल्कोहल, और इसमें उत्प्रेरक कौन होता है, अम्ल ही होता है। तो ये जो उत्पाद बन रहा है अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये इस अभिक्रिया में किसका काम करेगा, उत्प्रेरक का कार्य करेगा। अभिक्रिया में बनने वाला है, बाहर से आपको उत्प्रेरक मिलाने की जरूरत नहीं है, अभिक्रिया में जो बन रहा है वही इसके लिए अम्ल का कार्य करता है। तो ये स्वतः उत्प्रेरक अभिक्रिया ने खुद ही सेल्फ अपना उत्प्रेरक बना लिया। या फिर इसके अलावा दूसरा उदाहरण आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे ऑक्जेलिक अम्ल। अम्लीय माध्यम में जब ऑक्जेलिक अम्ल का ऑक्सीकरण करवाते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 से, तो ऑक्जेलिक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 में हो जाता है। और पोटेशियम परमैंगनेट एक पर्पल ऑक्सीकारक होता है KMnO4, इसका खुद का पोटेशियम और मैंगनीज सल्फेट में अपचयन हो जाता है, यानी K2SO4 और मैंगनीज MnSO4।
पोटेशियम और मैंगनीज के सल्फेट में। ठीक है, तो ये वाली जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में उत्प्रेरक प्लस H2O बनता है। ये जो Mn+2 बन रहा है, MnSO4 में मैंगनीज +2 है, यहाँ पर मैंगनीज +7 अवस्था में है, यहाँ पर +2 अवस्था में। ये जो मैंगनीज सल्फेट बन रहा है, ये इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य भी करता है। तो स्वतः उत्प्रेरक का ये उदाहरण भी बता सकते हैं आप। पोटेशियम परमैंगनेट के अपचयन से बनने वाला मैंगनीज सल्फेट उपरोक्त अभिक्रिया के लिए स्वतः उत्प्रेरक का कार्य करता है। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रेरित उत्प्रेरक। देखिए, नाम से समझने की कोशिश कीजिए। प्रेरित, इसका मतलब ये किसी से प्रेरित हो रहा है, दूसरों को देख करके प्रेरित हो रहा है। कोई अभिक्रिया है, मान लीजिए जैसे A+B पूरी नहीं हो रही है, एक कोई दूसरी रिएक्शन है P+Q, इससे उत्पाद बन रहा है। ठीक है, ये एक रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रही है, इसको उत्प्रेरक चाहिए, बिना उत्प्रेरक के ये पूरी नहीं हो रही। ये एक दूसरी नॉर्मल रिएक्शन है, ये पूरी हो रही है। अब अपन क्या करें, दोनों रिएक्शन को एक जगह मिला दें, A+B P+Q सबको एक जगह मिला दिए। मिलाने के बाद में P+Q की तो रिएक्शन पहले भी हो रही थी, यानी अब भी हो जाएगी। ये P+Q की रिएक्शन से उत्पाद बन रहा है। अब इस ये वाली जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन को देख करके, इससे प्रेरित होकर के, और A+B इनकी भी रिएक्शन हो जाएगी और इनसे भी कोई प्रोडक्ट का निर्माण हो जाएगा। जो भी प्रोडक्ट बन, अकेली रिएक्शन करवा रहे हैं तो नहीं हो रही है, लेकिन इस रिएक्शन के साथ में करवाने से, इस रिएक्शन को देख करके, इससे प्रेरित होकर के ये अभिक्रिया भी पूरी हो रही है। यानी इस रिएक्शन के लिए ये वाली रिएक्शन एक तरह का उत्प्रेरक हो गई। A+B वाली जो रिएक्शन है, उसके लिए ये वाली रिएक्शन एक तरह का, ये पूरी रिएक्शन है, इसके लिए किसका काम कर रही है, उत्प्रेरक का कार्य कर रही है। इस प्रकार के जो उत्प्रेरक होते हैं उनको कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरक। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया से प्रेरित होती हैं, उन अभिक्रियाओं को हम प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखिए, जैसे सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड अभी हमने ऑक्सीकरण करवाया था, क्या बन रहा था, सोडियम सल्फेट, अभिक्रिया हो रही है पूरी। सेम ऐसे ही अगर हम सोडियम आर्सेनेट का ऑक्सीकरण करवाएं तो नहीं होता। सल्फाइड का हो रहा है, जबकि आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण नहीं होगा। सोडियम सल्फाइड का देखो ऑक्सीकरण हो गया, सोडियम सल्फेट बन गया, लेकिन सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण नहीं हुआ। अब हम क्या करते हैं, दोनों रिएक्शन को एक जगह मिला देते हैं। Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, Na2ASO3, ये AS आर्सेनिक तत्व है, ये ध्यान रखना, P ग्रुप का एलिमेंट है आर्सेनिक, जैसे सल्फर है वैसे ही आर्सेनिक। ठीक है, सोडियम सल्फाइड, सोडियम आर्सेनाइड दोनों को मिला दिया हमने, तो इसकी रिएक्शन तो पहले भी हो रही थी, +O2, ये रिएक्शन करवा रहे हैं। तो सोडियम सल्फाइड से ये सोडियम सल्फेट, ये तो पहले बन रहा था, अब भी बन जाएगा, लेकिन अब इस रिएक्शन को देख करके और सोडियम आर्सेनाइड का भी ऑक्सीकरण हो जाएगा, Na2ASO4। तो ये हो गया प्रेरित उत्प्रेरण का उदाहरण। ये वाली विक्रिया इस रिएक्शन के लिए उत्प्रेरक का कार्य कर रही है। सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण, ये वाली जो रिएक्शन है, पूरी रिएक्शन ही इस रिएक्शन के लिए एक प्रकार का उत्प्रेरक है, कैटालिस्ट है, जो इस अभिक्रिया को कंप्लीट करने में इसकी मदद करता है। तो ये थे अपने उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, हमने कंप्लीट स्टडी कर ली। आज के वीडियो में बस अपन उत्प्रेरक के बारे में पढ़ेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।